व्यक्ति का अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 2 यानी कि मॉडल पेपर नंबर 2 लेके आया हूँ जो कंप्लीट ग्रामर का है। इससे जो प्रीवियस वीडियो था वो भी कंप्लीट ग्रामर का था। बस थोड़े दिन बाद अपन ग्रामर के टॉपिक वाइज पूरा विस्तृत डिटेल्ड स्टडी करेंगे, वो वीडियोज भी आपको मिलेंगे। आज का वीडियो तो मॉडल पेपर का है। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, शी हर विलीज ट्वाइस ए डे। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि क्रिया का सही यूज करना है। आप इस सेंटेंस में से एक वो कीवर्ड निकालिए जिसके माध्यम से आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है। शी हर विलीज ट्वाइस ए मंथ, गोज, वेंट, हैड गोन, इज गोइंग। आपको सही क्रिया का चयन करना है। अगर आप इस सेंटेंस में कीवर्ड देखना चाहें तो आपको मिलेगा ट्वाइस। क्या मिला? ट्वाइस, जैसे शेल्डम, ऑलवेज, रेयरली, के अलावा ऑफन। जो एडवर्ब है वो कौन से टेंस के कीवर्ड होते हैं शायद आप पहचान गए हैं, या हमेशा होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ट्वाइस जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ इशारा करता है। अगर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो देख लीजिए कर्ता एक वचन है सी, और एक वचन कर्ता के साथ क्रिया कौन सी वचन में आती है? एक वचन में आती है। तो वेंट, हैड गोन, इज गोन तो हो नहीं सकता, फिर क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। पहला अपना आंसर बड़े ही आसानी से हल किया, बड़ी ही इजी सेंटेंस के साथ शुरू किया हमने। दूसरा वाक्य क्या कहते हैं देखिए। दूसरा वाक्य कहता है शी मिल्क बिफोर शी गोज टू बेड। तो बच्चों ये जो बिफोर और आफ्टर होते हैं ना, ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। इसकी स्टोरी आपको मैं बताऊंगा। सी मिल्क बिफोर सी गोज टू बेड की बिस्तर पर जाने से पहले वो क्या लेती है? दूध लेती है। अगर आप इसमें कीवर्ड देखें तो आपको बिफोर मिलेगा, क्योंकि बिफोर दो क्लोज को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। बिफोर और आफ्टर की कहानी ये है, अगर बिफोर और आफ्टर में एक क्लोज में हमें पास्ट टेंस मिलता है तो दूसरे में पास्ट ही आता है। यानी कि एक तरफ पास्ट परफेक्ट मिले तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट आता है। वहां तो वो पास्ट वाली कहानी थी। बट आफ्टर और बिफोर ये भी कहते हैं कि अगर वन क्लोज अगर प्रेजेंट टेंस का है तो दूसरे क्लोज में भी कौन सा टेंस आने वाला है? प्रेजेंट ही आने वाला है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे गोज दे रखा है, नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया है। अगर बिफोर के बाद वाले क्लोज में, सेकंड क्लोज में अगर प्रेजेंट टेंस का यूज किया है तो जो फर्स्ट क्लोज होगा वो भी किसका होगा? प्रेजेंट का ही होगा, यानी कि पास्ट का नहीं हो सकता। प्रेजेंट का होगा तो फिर चलिए फटाफट हल कीजिए, कौन सा होगा? टेक्ट, टुक, हैड टेकन, हैज टुक। आप कहोगे सर प्रेजेंट के दो वाक्य है इसमें, एक तो टेक्ट है और एक इसमें हैज टुक है। ये दोनों तो हो नहीं सकते पास्ट के। कंपैरिजन दो में रहा, हैज के बाद टुक थोड़ी आता है। हैज के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है ना, हैज टेकन। इट मींस ये भी अपने आप में कट हो जाता, अपना क्या बच गया? टेक्ट बच गया। सी टेक्ट मिल्क बिफोर सी गोस टू बेड। अपने करेक्ट फॉर्म के दो वाक्य हल हो गए। तीसरा वाक्य देखिए, ये भी करेक्ट फॉर्म का ही है, क्योंकि करेक्ट फॉर्म हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए करेक्ट फॉर्म के आपको जो सेंटेंस एग्जांपल है हमेशा मेरे पेपर में ज्यादा मिलेंगे। ये वाक्य कहता है, 3 नंबर वाक्य, यू शुड योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता की फटाफट कीवर्ड की पहचान कीजिए। कौन सा कीवर्ड है जो आपको बता रहा है कि ओबे आएगा या इज ओबे आएगा या ओबे आएगा या हैड बीन ओबेड आएगा? कौन सा आएगा? फटाफट आपकी नजर जा रही हो तो आप कहेंगे सर इधर तो कोई कीवर्ड नहीं डाला है, बट इसमें शुड डाल रखा है। क्या डाल रखा है? शुड। और शुड हमेशा क्या होता है? मॉडल होता है। और मॉडल संख्या में कितने होते हैं? 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर नॉट, डेयर टू, नीड नॉट, और टू, यूज्ड ये होते हैं ना। अगर आपको सेंटेंस में एचवी के रूप में मॉडल मिलता है तो बच्चों कंफर्म है मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बता दीजिए मुझे। प्रेजेंट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें प्रेजेंट फॉर्म कौन सी हुई? हैड बीन तो नहीं हो सकता, ओबेड नहीं हो सकता, इज ओबे नहीं हो सकता। क्या बच गया? ओबे बच गया। यू शुड अबे योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपने 3 एग्जाम्पल हल हो जाते हैं। नेक्स्ट चौथा एग्जाम्पल कहता है, बड़ा ही शानदार अच्छा सा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में बहुत बार इसको पूछा गया है। यू हैड बेटर हार्ड वर्क। फटाफट कीवर्ड की पहचान कीजिए। बहुत से बच्चे इस एग्जाम्पल में फंसने वाले हैं कि सर इसमें क्या होगा, हम कीवर्ड को खोज नहीं पाए। एक नई चीज आपको मैं आज बताने वाला हूं। देखिए बेटा, इसमें अन्य तो कोई कीवर्ड नहीं डाला। ज्यादातर बच्चे हेड देखकर, क्या देखकर? हेड देखकर थर्ड फॉर्म की तरफ जा सकते हैं, डन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो हेड बेटर होता है, हेड बेटर हमेशा शुड की जगह काम करता है। इसकी जगह शुड की तरह ये कंसेप्ट देता है, सलाह देता है। तो अगर हम हेड बेटर शुड की जगह काम कर रहा है तो फिर शुड तो बेटा क्या हुआ? मॉडल हुआ। मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट आती है।
तो हैड बेटर के बाद नोट कर लीजिएगा, अगर सेंटेंस में आपको हैड बेटर मिलता है तो उसको न तो आप पास्ट का समझिएगा, न उसमें आप थर्ड फॉर्म का यूज कीजिएगा। हैड बेटर के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें फर्स्ट फॉर्म क्या बच गई? डन, डिड, डूइंग, डू बच गया। इसी तरह एक और अपना एग्जांपल है, अगर आपको सेंटेंस की शुरुआत मिलता है इट इज टाइम, इट इज टाइम, अभी जो रीड का एग्जाम हुआ था फर्स्ट लेवल का उसमें भी ये वाक्य पूछा गया था। इट इज टाइम से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो नेक्स्ट क्लोज में जो वर्ब आने वाली आती है वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी वर्ब की फॉर्म बनती है? सेकंड फॉर्म आती है। इट इज हाई टाइम दे सकता है, इट इज टाइम दे सकता है। अगर आपको सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम से मिले तो सेकंड क्लोज में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। अगर आपको सेंटेंस में हैड बेटर मिलता है तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है? फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। चलिए 5 नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं। 5 नंबर एग्जाम्पल अपना है रिलेटिव प्रोनाउन का, सॉरी कंजक्शन का। वाक्य कहता है आवर टीम प्लेड वेल, हमारी टीम बहुत अच्छी खेली। इट लॉस्ट द मैच, फिर भी ये मैच को क्या कर गई? हार गई। मतलब वाक्य में कॉन्ट्रास्ट है, वाक्य में क्या है? कॉन्ट्रास्ट है। फिर भी मैंने आपको निर्देश दे रखा है कंबाइन द अबव सेंटेंस, कंबाइन मतलब जोड़ना मिलाना, कि ऊपर दिए गए वाक्य को जोड़िए यूजिंग दो या आल दो। आप कहोगे सर ये दो या आल दो अलग अलग होते हैं क्या? इस बात को मैं क्लियर कर दूं, दो और आल दो एक ही चीज है। यानी दो यट का भी यूज होता था प्राचीन काल में, एंशिएंट इंग्लिश में दो यट लेते थे, आजकल दो के बाद कोमा का यूज करते हैं, यट का यूज नहीं करते। दो लिख दो चाहे आल दो लिख दो, दोनों का हिंदी अर्थ होता है यद्यपि, तो अपन दोनों में से कॉमन कोई भी ले सकते। मतलब पहला सेंटेंस आवर टीम प्लेड वेल, हमारी टीम बहुत अच्छी खेली। इट लॉस्ट द मैच, ये मैच को क्या कर गई? हार गई। दोनों वाक्यों को आल दो या दो कंजक्शन के द्वारा आपको जोड़ना है। फटाफट देखिए आपका कौन सा सेंटेंस सही होने वाला है। पहला वाक्य कहता है तो आवर टीम प्लेड वेल, यहाँ पे मैंने देखिए फुल स्टॉप लगाया है। अगर आप दो या यट से दो क्लोज को जोड़ रहे हैं तो याद रखिएगा दोनों क्लोज के बीच में फुल स्टॉप का यूज कभी नहीं होगा। यहाँ किसका यूज होगा? कोमा का यूज होगा। इट मींस ये क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा वाक्य देखिए दो आवर टीम प्लेइंग वेल, कोमा तो दिया है, इट लॉस्ट द मैच, लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए कहां गलती हो गया? मैंने यहाँ पे प्लेइंग कर रखा है, यानी क्या कर रखा है? प्लेइंग। इसके टेंस में परिवर्तन आप नहीं कर सकते, टेंस में परिवर्तन आप नहीं कर सकते। इट मींस ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तीसरा नंबर वाक्य देखिए तो आवर टीम प्लेड वेल, हमारी टीम बहुत अच्छी खेली, फिर भी हमारी टीम मैच को क्या कर गई? हार गई। कोमा का भी यूज हुआ है, दो का भी यूज हुआ है। दो की जगह आप किसका यूज कर सकते हैं? आल्दो का यूज भी कर सकते हैं। इट मींस अपने 5 वाक्य बिल्कुल क्या हो गए? करेक्ट हो गए। आशा है कि आपको अच्छी तरह से ग्रामर समझ में आ रही होगी। थोड़े दिन बाद अपन ग्रामर की पूरी कंसेप्ट टेंस से शुरुआत करेंगे। टेंस की वीडियोज में अपलोड करने वाला हूँ डेली एक आप टेंस का वीडियो मिलेगा, तो लगातार आप बने रहिए। हाँ, अगर आपको ये वीडियोज, ये नॉलेज, ये जानकारी अगर अच्छा लग रहा है तो आपको मैं कोई बाध्य नहीं कर रहा, बट अगर आपको अच्छा लगे तो मेहनत के लिए जरूर एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक या कमेंट भी आप कर सकते हैं अगर आपको लगे कि कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल है। चलिए 6 नंबर वाक्य लेते हैं। 6 नंबर वाक्य कहता है, क्या कहता है देखिए, पहले तो देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन क्या है। आर यू डिगिंग ए मोट, यहाँ पे लिखा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का वाक्य कौन सी वॉइस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस के वाक्य में लेके आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ता है वाक्य का प्रकार साधारण है, नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है। क्योंकि एक्टिव वॉइस का वाक्य साधारण है तो साधारण बनेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव बनेगा, और प्रश्नवाचक का इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी क्या करने वाला है? इंट्रोगेटिव बनने वाला है। तो अपना जो वाक्य है वो तो इंट्रोगेटिव है, तो ये क्या बनना चाहिए? इंट्रोगेटिव बनना चाहिए। इट मींस बच्चों कितने जो आंसर उनको आप कट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए कौन कौन सी वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है। आपको भी सर पहला दूसरा तो प्रश्नवाचक है, बड़े ये तीसरा और चौथा प्रश्नवाचक, चौथा भी है सॉरी, ये प्रश्नवाचक नहीं है। इसको तो हमने आसानी से क्या कर दिया? कट कर दिया। इसको अपन कट कर सकते हैं कि इसका यूज नहीं हो सकता। तो चलिए फिर 3 में क्या कंपटीशन वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जेक्ट की पहचान कर लीजिए, ए मोड है। इट मींस वाक्य की शुरुआत में ए मोड तो नहीं आएगा, एच भी आएगा। तो टेंस देख लीजिए आर है। एक्टिव वॉइस के वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मिलता है, तो पैसिव वॉइस के वाक्य में इज आर एम के साथ किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो जिस वाक्य में
प्रारंभ में इज आर एम का यूज नहीं है, वो इसका सही आंसर नहीं हो सकता। इट मीन्स वोज वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि टेंस चेंज तो स्पीच में होता है, वो इसमें होता ही नहीं। इट मीन्स हेड भी नहीं हो सकता। तो अपना कौन सा करेक्ट बच गया? ए बच गया। देख लेते हैं। ए मोट एक वचन नाउन है, इससे पहले हमने लगा दिया इज, उसके बाद आ गया अपना जो ऑब्जेक्ट था एमोट, उसके बाद हमने लगा दिया बीइंग। वो आपकी कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड हो गई बाय यू। लास्ट में क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क आ गया। इस प्रकार ये अपना जो आंसर है वो निकल के आता है ए, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या था? करेक्ट था। चलिए 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही शानदार प्रश्न। ही सेड टू हर कैन यू स्पीक मारवाड़ी। उसने उसको पूछा कि क्या तुम मारवाड़ी भाषा बोल सकते हो? He said to her, can you speak मारवाड़ी? चलिए किस में चेंज करना है? चेंज स्पीच, यानी कि स्पीच चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच का वाक्य मिला है, हमको किस में लेके जाना है? इनडायरेक्ट में लेके जाना है। इनडायरेक्ट में लेके जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हल करना शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है, अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो फिर ये वाक्य कौन सा बनने वाला है? साधारण बनने वाला है। सेड टू की जगह क्या आने वाला है? आस्क्ड आने वाला है। तो कौन सी में आस्क्ड नहीं है उसको तो कट कर सकते हैं आप। इसमें देखिए आस्क्ड नहीं है, कट हो गया। इसमें भी सेट टू की जगह आस्क्ड नहीं दिया तो सेट टू का सेट टू ये भी कट हो गया। कंपैरिजन किन में बच गया? एक तो इसमें बच गया, एक इसमें बच गया। चलिए देखते हैं इनमें कहां अंतर हुआ है। ही सेड टू हर, सेड टू की जगह आस्क्ड आ जाएगा। ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। फिर देखिए अगर प्रश्नवाचक वाक्य हो, अगर डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य मिलता है, इंट्रोगेटिव मिलता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य में अपन कंजक्शन क्या लगाते हैं? इफ लगाते हैं। देखिए इसमें भी इफ है, इसमें भी क्या है? इफ है। चलिए नेक्स्ट, अगर डायरेक्ट स्पीच का वाक्य हमें इंट्रोगेटिव मिलता है तो इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य कौन सा बनता है? अफर्मेटिव बनता है, सिंपल बनता है, साधारण वाक्य बनता है। आपको पता है हमेशा ऐसे मॉडल पेपर में करते आ रहे हैं। अगर सिंपल बनेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसका सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू है तो प्रोनाउन चेंज कर लीजिए। यू किसके अनुसार चेंज होगा? याद कीजिएगा, सन बटा 1 2 2 1 2 3, सन बटा 1 2 3, यानी कि फर्स्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड प्रोनाउन नो चेंज। तो यू कौन सा है? सेकंड प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। यहाँ जो इसकी फॉर्म है, केस है, वहां इसकी केस आनी चाहिए। ये कौन सी केस है? इसकी सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ हर की क्या आएगी? सब्जेक्टिव केस आएगी। हर की सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ही है और यहाँ पे क्या है? सी है। इट मींस ये सेंटेंस मेरे को इनकरेक्ट होता हुआ लग रहा है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। कि आस्क्ड हर इफ सी कैन का कुड हो गया, स्पीक मारवाड़ी सिंपल सेंटेंस में हमने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से एग्जाम में पेपर को अगर अपन हल करते हैं तो इसकी गलत होने की संभावना 0% होती है। चलिए 8 नंबर, अधिकतर बच्चों की समस्या क्या होती है? ये होती है कि हमको उनका नॉलेज तो होता है, लेकिन पेपर होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। हम पेपर के टाइम में ये कंफर्म नहीं कर पाते इसके आंसर मैं निकालूं कैसे, तो समय की कमी रहती है। बिल्कुल नहीं, ध्यान से देखिए, मेथड को अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। प्रश्न नंबर आ गया 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है दिस पेन बिलोंग्स टू टॉम। ये पेन किसका है? टॉम का है। क्या बनाना है आपको? एड क्वेश्चन टैग। आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। चलिए फटाफट बना लीजिए। इसका कौन सा आंसर आना चाहिए? क्वेश्चन टैग में आप क्या यूज में लेने वाले हैं? क्वेश्चन टैग। चलिए मैं हल करवा देता हूं। प्रश्न कहता है दिस पेन बिलोंग टू टॉम, कि ये पेन किससे संबंधित है? टॉम से संबंधित है। टैग क्वेश्चन का क्या फॉर्मूला होता है? टैग क्वेश्चन का मतलब होता है कि हमें जो स्टेटमेंट मिलता है, जो एक वाक्य मिलता है, उसके एंड में कोमा लगाकर आप एक छोटा सा प्रश्न बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। यानी कि आपको एक मिलेगा स्टेटमेंट। पिछले वीडियोज में भी इसका बखान किया था मैंने। स्टेटमेंट के बाद लगती है कोमा। इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो ये टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। और उसका सूत्र ये रहेगा, सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर ये पॉजिटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद नोट लगाना है, और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन के रूप में चेंज करना है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगर ये स्टेटमेंट हमको नेगेटिव मिलता है तो हमको फिर HV प्लस प्रोनाउन लगाना है। HV प्लस प्रोनाउन प्लस प्रश्नवाचक क्या आ जाता है? चिन्ह आ जाता है। ये तब लगाना है जब दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव हो। ये तब लगाना है जब दिया गया स्टेटमेंट क्या हो? नेगेटिव हो। टैग क्वेश्चन के संदर्भ में एक बात का ध्यान रखना, टैग क्वेश्चन अगर पॉजिटिव हो तो आप जब उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो नोट लगाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। जैसे कि आपको हैज के साथ नोट लगाना है तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अपने को लिखना पड़ेगा हैजंट। इस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। एजेंट, इजेंट, आरंट, डिडंट लिखते हैं ना, उस फॉर्म का यूज हमें करना है। चलिए इतना क्लियर करने के बाद इसको हल करते हैं।
दिस पेन बिलोंग्स टू टॉम, ये पेन किससे संबंधित है, टॉम से संबंधित है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि दिया गया स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, तो टेक्यूशन क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा तो हमें एचवी का निकालना पड़ेगा, एचवी क्या आएगी। हमेशा मैं ये बात कहता हूं कि अगर दिए गए सेंटेंस में एचवी क्या है देख लीजिए, आप कहेंगे सर दी नहीं है। अगर कोई भी सेंटेंस में आपको एचवी नहीं मिलता है, साइक्रिया नहीं मिलती है, ऑक्सिलरीज वर्ब नहीं मिलती है, तो उसमें या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या पास्ट इंडेफिनिट होता है। डू डस डिड का प्रयोग करना है। फिर इसका अंतर कैसे करेंगे, तो आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म मिलती है तो डिड लगेगा, फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो डू या डज लगेगा। इसमें फर्स्ट फॉर्म है एस एस लगा है, इट मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो डिड का तो यूज हो ही नहीं सकता जी, डिडंट ही तो कट ही गया। अब तीन ऑप्शन बचे, यानी कि दिस पेन बिलोंग टू टॉम, हमें किस क्या लेना है, एचवी लेना है। डजंट टॉम, क्या इस मैंने ये कहा है कि एचवी प्लस प्रेनाउन, तो टॉम तो इस सब्जेक्ट का वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, टॉम तो नहीं ले सकते, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, दिस पेन है, तो टॉम तो नहीं हो सकता, कट हो गया। डज नॉट ईट, क्या लिखा है, डज नॉट ईट, इनमें देखिए कंपैरिजन है, डज नॉट ईट, एक लिखा है डजंट ईट, दोनों में से उत्तर है, निकाल लीजिए कौन सा उत्तर आने वाला है। आपको मैंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज लेना है, तो आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला गलत लग रहा है, क्योंकि डज के साथ नोट का यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं हुआ है। इसका सही आंसर निकल के आ गया, डजंट ईट आ गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन है। आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा और स्टेटमेंट के सहयोग से आपको क्या बनाना है, एक प्रश्न का निर्माण करना, उसको बोलते हैं फ्रेम ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाना, प्रश्न बनाना। आपको प्रश्न बनाना है वोट से, निर्देश क्या दिया गया है कि आपको वोट से प्रश्न बनाना है। सेंटेंस का स्टेटमेंट क्या दिया गया है, द स्टडी ऑफ इंडिया लॉ, कि भारतीय कानून का अध्ययन इज ए टेडियस वर्क, बहुत ही कठिन कार्य है, यानी कि उबाने वाला कार्य है, कि भारतीय जो नियम है उनका अध्ययन करना बहुत ही थकाने वाला काम है। अब आपको वोट लगा के प्रश्न बनाना है, WH वर्ड लगा के आप प्रश्न बनाते हैं, तो स्टेटमेंट में जो वोट से निकलने वाला उत्तर है उसको छोड़ना पड़ता है, आंसर को छोड़ना पड़ता है। प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय कानून का अध्ययन बहुत ही थकाने वाला कार्य है, तो प्रश्न क्या बनना चाहिए हिंदी में बताइए। आप कहेंगे प्रश्न ये बनेगा कि थकाने वाला कार्य क्या है, थकाने वाला कार्य क्या है, और आंसर क्या आया, द स्टडी ऑफ इंडियन लॉ, भारतीय कानून का अध्ययन। तो ये तो इसका आंसर है, इसको तो हमें प्रश्न में इंक्लूड नहीं करना है, इस वोट को इसके साथ ऐड करना है। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, सॉरी आंसर क्या कहता है, वोट वॉज ए टेडियस वर्क, क्या इसको मैं ले सकता हूँ, वोट वॉज ए टेडियस वर्क की थकाने वाला कार्य क्या था। आप कहोगे सर स्ट्रक्चर तो ठीक लग रहा है, बट बेटा ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, किसका, प्रेजेंट का, इसमें अपन पास्ट का यूज नहीं कर सकते। दूसरा देखिए, वोट आर ए टीडियस वर्क, कहोगे सर प्रेजेंट है, लेकिन ध्यान से देखिए मैंने आर का यूज किया है, और यहाँ पे ए टीडियस वर्क है ना, ये सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं हो सकता, ये भी इनकरेक्ट हो गया। वोट इज ए टीडियस वर्क, थकाने वाला काम क्या है, वोट इज द स्टडी, ये तो पूरा आंसर इंक्लूड हो गया, तो नहीं होगा, इसका आंसर हो गया, निकल के आ गया अपने पास सी, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या था, सी था। चलिए 10 नंबर प्रश्न लेते हैं, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है, हुज होता है, हुम होता है, वेयर होता है, इसके अलावा आप ले लीजिए विच होता है, इसके अलावा दैट होता है, ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउन है। आप लोग सर इनका पूरा अध्ययन भी करेंगे भाई, एग्जाम की दृष्टि से एक बार मैं मॉडल पेपर डाल रहा हूँ, थोड़े दिन बाद मैंने कहा है कि टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को लेकर ऑल ओवर ग्रामर में अपलोड करने वाला हूं, तो आप बने रहिए। पहला प्रश्न, सॉरी 10 नंबर प्रश्न कहता है, द कंप्यूटर बोट लास्ट मंथ, कि पिछले महीने जो मैं कंप्यूटर खरीद के लाया था, हैड बीन ब्रोकन, वो क्या हो गया है, टूट गया है, खराब हो गया है। हमें यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ये चीज बतानी है। अब आपको कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है ना, वो इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है, इसकी जगह यूज में होता है, यानी कि ये इसका एंटीसीडेंट होगा, इसके लिए किसका प्रयोग होगा, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का होगा। बेटा मैं बता दूं, हु है ना, हु का यूज हमेशा पर्सन के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, हुज का प्रयोग भी पर्सन के लिए होता है, और ये जो हुम है इसका प्रयोग भी किसके लिए होता है, पर्सन के लिए ही होता है। आप कहोगे सर पर्सनली कैसे, जब कंप्लीट वीडियो लाऊंगा तब पता चलेगा ना, जिन लोगों ने अभी तक इनका अध्ययन कर रखा है वो अपना आंसर चेक कर लीजिए। ये बच गया जी अपना विच, विच का प्रयोग हमेशा या तो एनिमल्स के लिए होता है
या फिर निर्जीव थिंग्स के लिए होता है, यानी कि जो निर्जीव वस्तु होती है उनके लिए होता है। तो आप अपने हिसाब से इसका यूज कर लीजिए, इसमें क्या आने वाला है। आंसर तो डेफिनेटली क्लियर हो ही गया, क्योंकि प्लैंक से पहले जो एंटीसीडेंट मिला वो कंप्यूटर है, और कंप्यूटर अपने आप में एक थिंग्स है, इंसान तो हो नहीं सकता। तो फिर पूछ घूम तो कट ही गए, अपना आंसर क्या बच गया, विच निकल के आया। इस प्रकार अपने कितने क्वेश्चन हल हो गए, 10% हल हो गए। और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिल जाएगा, इस वीडियोज में मैंने आरबीएससी सीबीएसई के जो बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी अपना नॉलेज चेक करने के लिए वीडियो बनाया है। थोड़े दिन बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे दे रहे हैं वहीं पे प्रश्न यही पूछे जाते हैं, रूल्स यही होते हैं, सिर्फ अपने नाम अलग होते हैं, ये रीट है, ये फर्स्ट ग्रेड है, क्वेश्चन इसी प्रकार के डाले जाते हैं। थोड़े दिन बाद आपको मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जैसे बीएसपीसी हो गया, रीट हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, उनके लिए पूरे वीडियो जो आपको अपलोड मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।